नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 3 एक युमी गति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाला टॉपिक गति के समीकरण। तो हम विद्यार्थियों आपसे गति के समीकरण पर चर्चा करें। इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से आप इस गति के समीकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप अच्छे से समझ सकें। आप बीच में वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो आज इस गति के जो तीनों समीकरण के बारे में जो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसका पेपर नोट से भी आपको इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, ताकि उस नोट्स को देख करके भी आप अच्छे से और समझ सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं गति के समीकरण की परिभाषा से। तो विद्यार्थियों, गति के समीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए, एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण के बीच संबंध बताने वाले जो समीकरण होते हैं, उसे हम गति के समीकरण कहते हैं। विद्यार्थी, जो गति के जो समीकरण होते हैं वो तीन होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, गति के जो प्रथम समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जिसे हम गति के द्वितीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, जिसे हम गति के तृतीय समीकरण के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि u क्या है। तो u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है, a एक समान त्वरण कहलाता है, t समय एवं s विस्थापन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले व्युत्पत्ति करेंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो आइए हम शुरू करते हैं गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति। मान लीजिए विद्यार्थियों कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है या एक समान त्वरण से गति कर रहा है। समय t बराबर 0 पर इस वस्तु का वेग मान लीजिए u है, जिसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। समय t पश्चात इस वस्तु का यानी समय t पर इस वस्तु का जो वेग है वो मान लेते हैं v हो जाता है। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, कि इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात इस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। तो इस स्थिति में यदि इस वस्तु में उत्पन्न अगर त्वरण अगर स्मॉल a हो, त्वरण क्या है यहाँ पर स्मॉल a हो, तो हम जानते हैं कि त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण की परिभाषा से क्या जानते हैं विद्यार्थियों, कि त्वरण बराबर, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है। अब यहाँ पर वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो यदि हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन पता चल जाएगा। और समय अंतराल कितना होगा, तो अंतिम वेग में अंतिम समय में से यदि प्रारंभिक समय को घटा देंगे तो हमें समय अंतराल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन v माइनस u t माइनस 0। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका पेपर नोट से तो मैं आपको वीडियो के बाद पे बताऊंगा ही। अब इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं विद्यार्थियों, या a बराबर v माइनस u अपॉन t। विद्यार्थियों, इसको हम क्या करते हैं, इस t को a के साथ तिर्या गुणा कर देते हैं। यदि हम t को तिर्या गुणा करते हैं
तो हमें किस प्रकार से मिलता है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए टी बराबर भी माइनस यू, और हमको लाना क्या है, भी बराबर यू प्लस ए टी। बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस माइनस यू की तरफ पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा ए टी प्लस यू बराबर भी, या इसी को हम लिख सकते हैं भी बराबर यू प्लस ए टी, और यही गति का प्रथम समीकरण है। बहुत आसान है ना विद्यार्थियों, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे यहाँ पर गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना कैसे की जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं गति के द्वितीय समीकरण के बारे में। तो मान लीजिए विद्यार्थियों कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिशील है, गतिमान है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण ए से गतिशील है। समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है ये स्मॉल u है। लेकिन समय t पश्चात, लेकिन समय t पर यानी t समय पश्चात इस वस्तु का जो वेग है वो v हो जाता है, और इस स्थिति में इस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन s है, स्मॉल s है। तो इस वस्तु का औसत वेग हम निकालेंगे। अतः इस वस्तु का औसत वेग क्या होगा विद्यार्थियों, तो औसत वेग बराबर क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। अतः इस वस्तु का औसत वेग निकालेंगे। तो औसत वेग बराबर हम लिख सकते हैं कुल वेग अपॉन 2 लिख सकते हैं। और कुल वेग क्या है, दोनों प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को हम जोड़ते हैं और इस प्रकार से लिख सकते हैं, या भी ए भी का मतलब एवरेज, भी ए भी बराबर भी प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको विद्यार्थियों। अब यहाँ पर भी प्लस यू अपॉन 2 है, तो लेकिन हम जानते हैं कि गति के प्रथम समीकरण से कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। फिर उस v के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, लेकिन गति के प्रथम समीकरण, लेकिन गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब हम क्या करेंगे, इस v के मान को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अतः औसत में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, भी ए भी बराबर इस वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, तो v के जब रख देते हैं u प्लस ए टी प्लस यू पूरे का बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि u दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 2u। ठीक है, मतलब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या भी ए भी बराबर 2u प्लस ए टी अपॉन 2। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। अब ये 2 जो है ये 2u के लिए भी अनुपात है, ए टी के लिए भी अनुपात है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं विद्यार्थियों, किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं, या भी ए भी बराबर 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, जिसमें से आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आपको औसत में क्या मिलेगा, भी ए भी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं u कैंसिल हो जाएगा 2 2, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा u, यहाँ पर u प्लस 1/2 ए टी, इस प्रकार से मिलेगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी ए भी बराबर u प्लस 1/2 ए टी। अब हमें तो निकालना है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी के स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम सूत्र प्रयोग करेंगे, विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, लेकिन चूंकि हमें कुल विस्थापन लेना है
तो यहां लिखेंगे, यहां पर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब सूत्र कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इनटू समय अंतराल, ये समय अंतराल से। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए अब कुल विस्थापन हमारे पास लिखेंगे तो s, औसत वेग कितना है विद्यार्थियों यहाँ पर u प्लस 1/2 AT, तो इसको लिख सकते हैं औसत वेग यानी कि VAV, समय अंतराल क्या है t। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इस VAV के मान को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, पुटअप करते हैं जिसको इस प्रकार से लिख सकते हैं s बराबर u प्लस 1/2 AT इंटू यहाँ पर क्या है t। अब हम क्या करते हैं, इस t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो s बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। और यही आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सूत्र हमने प्राप्त किया है यही गति के द्वितीय समीकरण का सूत्र है। तो बहुत सरल है विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत सरल है। तो ये गति का द्वितीय समीकरण की स्थापना है विद्यार्थियों। अब हम जानेंगे कि गति के तृतीय समीकरण की स्थापना कैसे की जाती है। बहुत सरल मेथड है वो भी। तो आइए हम समझेंगे गति के तृतीय समीकरण की स्थापना। तो मान लीजिए विद्यार्थियों कि कोई वस्तु जो है एक समान त्वरण a से गतिशील है, जैसे हमने पूर्व में गति के प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण में हमने लिया। t समय बराबर 0 पर इस वस्तु के जो प्रारंभिक वेग है उसे हम u लेते हैं, तथा t समय पश्चात इस वस्तु का जो अंतिम वेग है वो मान लेते हैं v हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु में जो उत्पन्न विस्थापन है वो विस्थापन मान लेते हैं स्मॉल s है। इस वस्तु में जो उत्पन्न विस्थापन है वो मान लीजिए s है। अतः गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। इस समीकरण से हम क्या करते हैं, समय t का मान निकालते हैं। तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, या v माइनस u बराबर AT। हमने u के साथ पक्षांतर कर दिया, यहां से t निकालते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि t बराबर v माइनस u अपॉन a। ये समय t हो जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने गति के द्वितीय समीकरण में हमने पढ़ा कि कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल। तो अभी हमने क्या लिखा था इसके पहले वाले गति के द्वितीय समीकरण में, लेकिन हम जानते हैं कि कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल। अभी जस्ट हम लोगों ने विद्यार्थियों गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना में सूत्र का हमने प्रयोग किया है, इसलिए समझने में हमको कठिनाई नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, विस्थापन को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए v प्लस u अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद समय अंतराल यहाँ पर कितना है, तो समय अंतराल इंटू t ले लेते हैं, t माइनस 0 करेंगे तो t आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस t के मान को यहाँ रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में t का मान रखते हैं तो हमको गति का तृतीय समीकरण आसानी से मिल जाता है। तो t का मान रखने पर, तो t का मान रखते हैं तो कैसा आ जाएगा, देखिए यहाँ पर
टी का मान रखेंगे तो s बराबर v प्लस यू अपॉन 2, टी का मान यहां से रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलेगा, ध्यान देंगे आप सभी, ये हो जाएगा 2a। एक बार हम इस v का पूरे v प्लस यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद u से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैसे आ जाएगा समीकरण, ध्यान दीजिएगा, इस v से मल्टीप्लाई करते हैं तो v स्क्वायर, इस v का u से मल्टीप्लाई करते हैं तो u भी, अब इस माइनस u का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस यू भी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये प्लस माइनस यू भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचता है, s बराबर v के स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम इस 2a का तिरा गुणा कर देते हैं, तिरा गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2as v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अब इस माइनस को हम इधर पछादा करेंगे विद्यार्थियों तो हमें गति का तृतीय समीकरण मिल जाएगा, 2as प्लस यू का स्क्वायर बराबर v का स्क्वायर, या इसको मैं इस प्रकार से लिख सकते हैं, या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही गति के तृतीय समीकरण का सूत्र है। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस पूरे गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण जो हमने आपको यहाँ पर इस बोर्ड में हमने समझाया है उसका नोट्स अब आपको इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बस यही थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसका पेपर नोट्स इस वीडियो के अंत में आप देख लीजिएगा और बढ़िया से आप नोट्स बना लीजिएगा। तो फिर हम एक नए टॉपिक के साथ विद्यार्थियों आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो विद्यार्थियों आप एक गति के समीकरण की जो परिभाषा है और गति के प्रथम समीकरण के जो नोट्स है आप इसे देख करके अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। विद्यार्थियों ये आप देख रहे हैं, ये जो नोट्स है ये गति के द्वितीय समीकरण के नोट्स है। आप इसे देखिए अच्छे से समझ करके आप इस अपनी कॉपी में इस नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर नोट्स देख रहे हैं ये गति के तृतीय समीकरण पर आधारित नोट्स है। तो आप इसे इस नोट्स को देख करके गति के तृतीय समीकरण नोट्स भी बना लीजिएगा। तो आप ये नोट्स बनाने के पश्चात आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।